इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रस्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन भी भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का विचार, योर हार्ड वर्क हैज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड। आपकी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे काम को तो देखा ही नहीं गया या फिर सराहा ही नहीं गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे कार्य को देखा जाता है और सही वक्त पर सराहा जाता है। हमें सफलता तब मिलती है जब हम किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। उसके परिणाम फिर हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का शब्द JOURNAL, जर्नल। जर्नल का अर्थ होता है बही खाता, दैनिक या मासिक समाचार पत्र, दैनिक पत्र, अखबार, पत्रिका या दैनिकी। इनको वाक्य प्रयोग से और अच्छे से समझ लेते हैं। वी पब्लिश अ क्वार्टरली जर्नल। हम एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। इट्स द ऑफिशियल जर्नल ऑफ द मेडिकल फाउंडेशन। यह मेडिकल फाउंडेशन की आधिकारिक पत्रिका है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज की पहेली। चारपाई को 3 अक्षर में कैसे लिखेंगे? जी हाँ, सोचिए बच्चों, चारपाई को 3 अक्षर में कैसे लिखेंगे? शाबाश, उत्तर है 4। गणित में लिखेंगे 4, फिर हिंदी में लिखेंगे पाई, चारपाई, क्योंकि चारपाई के 4 पैर होते हैं, इसीलिए इसे चारपाई कहते हैं। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के इतिहास में सन 1642 में आज ही इटली के भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री और विद्वान गैलीलियो गैलीली का निधन हुआ। इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरे 1942 में आज ही प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ।
इन्होंने ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी दी। इन्हें नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी उसे थ्योरेटिकल फिजिक्स में स्वीकार किया गया, परंतु प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हो पाई। जिंदगी त्रासदियों से भर जाएगी अगर वो हास्यजनक नहीं होगी। स्टीफन हॉकिंस। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के चैलेंजेस को स्वीकार किया। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ। वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते उनके शरीर के कई हिस्सों को लकवा मार गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज जारी रखी। हॉकिंग ने ब्रह्मांड के इस निर्माण के सिद्धांत को समझने के लिए बिग बैंग थ्योरी दी और 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। इतनी गंभीर बीमारी होते हुए भी वो इतने साहसी थे कि उन्होंने हार नहीं मानी, जबकि डॉक्टर्स ने उनकी ज़िंदगी सिर्फ 2 साल शेष और बताई थी, परंतु मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी। सलाम है उनको और उनके जज्बे को। स्टीफन हॉकिंग ऐसे व्यक्ति थे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की क्विज का हमारा विषय है मानव शरीर। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। जांघ, जो कि हमारे टांग के ऊपरी भाग में होती है, फीमर हड्डी सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कही जाती है। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग प्रणाली है। यह सख्त और नमनशील है और अपने नीचे के ऊतकों को हवा, पानी, बैक्टीरिया आदि से बचाता है। चौथा प्रश्न, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। यह एक पेशीय अंग है। ये सामान्यतः शरीर के बाईं ओर महसूस होता है और ये सभी जीवों में आवृत तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। पांचवा प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बाल गीत। बाल गीत का शीर्षक है तोता हूँ मैं तोता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर इस गीत को हो। मीठे फल में खाता हूँ, मीठे फल में खाता हूँ, तो जब भी माली आता है पत्तों में छिप जाता हूँ। जब भी माली आता है पत्तों में छिप जाता हूँ। मीठे फल में खाता हूँ, मीठे फल में खाता हूँ, जब भी माली आता है पत्तों में छिप जाता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल कहानी जिसका शीर्षक है साहसी की सदा विजय। तो ध्यान से सुनना। एक बकरी थी, एक उसका मेमना। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते दोनों को प्यास लगी। दोनों पास की बहती नदी पर गए। नदी का पानी शीतल और मीठा था। दोनों ने खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो उसे जोर का झटका लगा। लाल आंखों, राक्षसी टील टॉल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबरा गया। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा और बाद में पानी पीऊंगा, भेड़िया बोला। तब तक बकरी और मेमना समझ चुके थे। छी छी, कितने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। भेड़िया सकपका गया। बगले झांकने लगा। जाने दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम उठा रखी हो। बकरी ने बात आगे बढ़ाई।
क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत में रगड़ रगड़ कर मुंह साफ किया है। भेड़िया कुर्राया। छोटे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। भेड़िया मेमने की बात सुनकर नदी की ओर मुड़ा। जैसे ही भेड़िया अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, बकरी ने पूरी ताकत से जोर से उसे धक्का दिया। भेड़िया संभल नहीं पाया और नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही दोनों जंगल में भागे। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है और धैर्य यदि बना रहे तो किसी भी विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है कक्षा में समावेशी शिक्षण। सामान्यतः जब बच्चा पढ़ने की शुरुआत करता है और उसे अपने अभिभावकों या शिक्षकों से अपेक्षित अटेंशन और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता या किसी अन्य कारण से पढ़ने में मन नहीं लगाता, तो वो धीरे धीरे अपने मन में हार जाता है। वो मान लेता है कि वह इसे सीख नहीं सकता और इसीलिए ऐसे बच्चे हमेशा मौकों से छिपने और बचने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को हम सामान्यतः मंद बुद्धि मान लेते हैं, जबकि यह कोई मानसिक समस्या नहीं बल्कि उनकी यह एक मानसिक स्थिति होती है जो बदली जा सकती है। शुरुआती स्तर पर शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उनके अलग अलग समूह बना लेते हैं। छात्रों को गतिविधियों, चित्रों और खेल विधि द्वारा तब तक अभ्यास कराया जाता है जब तक कि वह पाठ को पूरी तरह समझ न ले। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा तेजी से सीख रहा है, कौन सा धीरे और कौन बिल्कुल नहीं। इसे लर्निंग पेस भी कहते हैं। जब भी शून्य से शुरुआत हो, बहुत धीमे चलें, 2-2 अक्षर सिखाएं, 4-4 अक्षर सिखाएं, थोड़ा पढ़ाएं, फिर सवाल करें, फिर थोड़ा सा पढ़ाएं, फिर सवाल करें। शिक्षण करते समय हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि हम उतना ही पढ़ाएं जितना छात्रों के समझ में आए। पता चला आप बहुत पढ़ा गए और बच्चों के सब सिर के ऊपर से निकल जाए, यह सही नहीं। सवाल जवाब करने से उनकी सोचने विचारने, चिंतन करने की क्रिया तेज होती है और जब बच्चे जवाब दें तो उनके लिए ताली बजवाएं अथवा उचित प्रोत्साहन दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर वो अगले सवाल के लिए स्वतः तैयार हो जाते हैं। इस विषय पर आपके पास अपने शिक्षण के अनुभव से कोई बेहतर सुझाव हो तो कमेंट में साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H507 के बारे में, जिसका विषय है भाषा संरचना और व्याकरण। हमारी आज की गतिविधि का नाम है कौन समान। इस लर्निंग आउटकम में व्याकरणीय परिभाषाओं को समझ बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जैसी शब्दों को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। ये गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का जैसा कि नाम है कौन समान, इसके लिए हम छात्रों को 5-5, 6-6 छात्रों के समूह में बिठा दें और प्रत्येक समूह को एक विशेष नाम दे दें। अपनी मेज पर शिक्षक कुछ फ्लैश कार्ड या पर्चियां लिखकर रखें, जिनमें से कुछ संज्ञा के शब्द हों, कुछ सर्वनाम के हों। संज्ञा जैसा कि आप जानते हैं कुछ शहर के नाम हो सकते हैं, कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं, कुछ किसी स्थान के नाम हो सकते हैं। इसी तरह से सर्वनाम के शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द, इनको लिखकर रख लें। प्रत्येक समूह से पहली बार में एक एक छात्र को एक एक करके बुलाएं और उनसे कोई एक पर्ची उठाने को कहें। यहाँ यह देखने वाली बात है कि प्रत्येक छात्र एक विशिष्ट प्रकार की पर्ची को उठाए और उसे ले जाकर अपने समूह में सभी साथियों को दिखा दे। अब इसी क्रम से बारी बारी से प्रत्येक समूह से छात्रों को बुलाएं और उनसे पर्चियां उठाने को कहें। ध्यान रहे, यदि समूह नंबर 1 ने किसी शहर के नाम की पर्ची उठाई है तो उन्हें कहें कि आप सिर्फ नाम की पर्ची उठाएंगे। किसी समूह ने यदि किसी क्रिया को, जैसे रोना, हंसना, गाना, खेलना, इस तरह की पर्चियां उठाई हैं तो वह समूह उसी तरह की पर्चियां उठाएगा। जब ये समूह पर्चियां उठा चुके हों तब फिर प्रत्येक समूह से पूछें कि आपकी पर्चियों में क्या समानता है।
जिस समानता को वो स्पष्ट करें उसी के आधार पर व्याकरणीय शब्दों को परिभाषित करें। मान लीजिए एक समूह के पास सभी नामों की पर्चियां हैं, तो उन्हें बताएं जो नाम होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो या स्थान का हो या शहर का हो, देश का हो, राज्य का हो, कहीं का भी कोई भी नाम हो, ऐसे ही शब्द तो संज्ञा होते हैं और अंत में विधिवत उसे परिभाषित करें। एक बार फिर से इसी क्रम को दोहराएं और अन्य छात्रों से यह प्रक्रिया करने को कहें। आप देखेंगे कि छात्रों की समझ एकदम से बेहतर हो गई है और वो इनको समझ पा रहे हैं। इस क्रिया के द्वारा छात्रों की स्पष्ट जो समझ बन पाएगी वह कभी न भूलने वाली होगी। ध्यान रहे, इस गतिविधि को कराने के दौरान आपकी सक्रिय भागीदारी उतनी ही जरूरी है जितनी कि छात्रों की। और गतिविधि की रोचकता को बनाए रखने के लिए आप विभिन्न प्रकार के शब्दों का, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को कराकर हम इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।